नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं फार्माकोलॉजी में यूनिट सेकेंड। जो यूनिट सेकेंड है वो है हमारा ड्रग्स यूज़ इन यूरिनरी सिस्टम्स। मतलब ऐसे ड्रग्स जो हम यूरिनरी सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है यूरिनरी सिस्टम के अंदर, किसी भी तरीके का डिजीज़ हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, तो उस कंडीशन में कौन कौन से ड्रग्स यूज़ करेंगे हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है यूनिट सेकेंड का। चलिए बात करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं डाइट के बारे में। सबसे पहले यह है हमारा डाईयूरेटिक्स। अब हम बात करेंगे डाईयूरेटिक्स होता क्या है। मतलब डाईयूरेटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे यूरिन के फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, मतलब यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देते हैं। चलिए हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। एजेंट्स दैट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस बाय द किडनी। यानी ये जो डाईयूरेटिक है ये एक ऐसा एजेंट होता है जो कि हमारे यूरिन के प्रोडक्ट को बढ़ा देता है। डाईयूरेटिक्स वाटर पेस आर द ड्रग्स विच इंक्रीज द यूरिन आउटपुट और यूरिन वॉल्यूम। ये जो डाईयूरेटिक्स होती है ये हमारे यूरिन आउटपुट को या फिर यूरिन वॉल्यूम को बढ़ा देने का कार्य करता है। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाईयूरेटिक्स। मतलब हम कौन कौन से डाईयूरेटिक्स का यूज़ करते हैं, कितने टाइप्स के डाईयूरेटिक्स होते हैं, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा देयर आर फॉलोइंग ऑफ द डाईयूरेटिक। जो डाईयूरेटिक्स होते हैं वो फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। मेनली जो 5 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला है हमारा लूप डायूरेटिक्स, फिर उसके बाद थायाजाइड डायूरेटिक्स, फिर ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स है, फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, फिर उसके बाद पोटेशियम डायूरेटिक्स। तो मतलब ये जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं इसमें कौन कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं। थायाजाइड जो डायूरेटिक्स है उसमें कौन कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं। ये जो 5 टाइप्स के जो डायूरेटिक्स होते हैं उनमें कौन कौन से ड्रग्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो है हमारा लूप डायूरेटिक्स है उसमें हम फ्यूरोसेमाइड एंड टोरेसेमाइड, ये 2 टाइप्स के जो ड्रग्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद है हमारा थायाजाइड जो होती है उसमें हम क्लोरोथायाजाइड एंड क्लोराइड एंड बेंजाथायाजाइड, ये 3 टाइप्स के जो ड्रग्स होते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होता है। अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होते हैं उसमें हम मैनिटोल ड्रग्स देते हैं। फिर उसके बाद आता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। मतलब इसमें एसिटाजोलामाइड, ये जो मेडिसिन होती है वो हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद आता है पोटेशियम डायूरेटिक्स। इसमें है स्पिरोनोलैक्टोन एंड एमिलोराइड्स। ये है 2 टाइप्स के ड्रग्स होते हैं जो हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। अब हम इसके डिटेल बारे में बात करते हैं, इसका एक्शन कैसे होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो अलग अलग टाइप्स के जो डायूरेटिक्स होते हैं उसका हमारे बॉडी के अंदर एक्शन कैसे शो करता है। तो चलिए हम बात करते हैं। पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो हमारा लूप डायूरेटिक्स होता है। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। दे शो देयर एक्शन बाई रिड्यूसिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एट द लेवल ऑफ लूप डायूरेटिक। मतलब जो लूप डायूरेटिक्स जो ड्रग्स होती हैं ये हमारे बॉडी के अंदर सोडियम के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन कम करने का काम करता है, जैसे कि ये जो होता है सोडियम के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देता है। जो सोडियम होती है वो हमारे बीपी को इंक्रीज करने में कार्य करता है। तो ये क्या करता है, जब हम लूप डायूरेटिक्स प्रोवाइड करेंगे तो ये सोडियम के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा। फिर उसके बाद अगला है हमारा पोटेशियम डाई पोटेशियम डायबिटिक्स पोटेशियम डायूरेटिक्स। ये जो ड्रग्स होती है, ड्रग्स विच एंटागोनिस्ट द इफेक्ट ऑफ द एल्डोस्टेरोन। ये जो होता है एल्डोस्टेरोन का एंटागोनिस्ट होता है, उसके अगेंस्ट कार्य करने का काम करता है। फिर उसके बाद अगला है हमारा थायाजाइड डायूरेटिक्स। यह दे इनहिबिट्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन्स फ्रॉम द बॉडी। ये जो होता है हमारे बॉडी के अंदर सोडियम और क्लोराइड के एब्जॉर्प्शन को रोकने का काम करता है। फिर उसके बाद अगला है हमारा ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। इट इनहिबिट्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम।
ये जो होता है हमारे बॉडी के अंदर वाटर एंड सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। फिर अगला है हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये जो ड्रग्स होती हैं दे दे सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये जो होता है हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस होती है उसकी एक्टिविटी को सप्रेस करता है, दबा देता है, रोकने का काम करता है। अब हम बात करते हैं इसके इंडिकेशन के बारे में। इन सारे ड्रग्स की इंडिकेशन और यूज इसके हैं, ठीक है। तो पहला हमारा है यार बात करते हैं लूप डायूरेटिक्स के बारे में। ये जो ड्रग्स होती है हमें कब देना चाहिए, इसके इंडिकेशन क्या है, इनके बारे में देखते हैं। तो पहला जो है हमारा वो है एडिमा, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, सेरिब्रल एडिमा एंड हाइपरटेंशन, हाइपरकैलेमिया एंड रीनल कैल्शियम स्टोन। अगर बॉडी के अंदर एडिमा हुआ हो या फिर एक्यूट पल्मोनरी एडिमा हो, सेरिब्रल एडिमा या फिर हाइपरटेंशन, हाइपरकैलेमिया एंड रीनल कैल्कुलम स्टोन, अगर हमारे जो रीनल कैविटी होती है, मतलब कि जो हमारा किडनी होता है, अगर उसके अंदर स्टोन हुआ है तो तब हम ये प्रोवाइड करेंगे हाइपरकैल्सीमिया मतलब बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल अधिक हो जाता है, वो हो गया। फिर हाइपरटेंशन मतलब जब बीपी अधिक होती है तब हो गया। फिर सेरिब्रल एडिमा के कंडीशन में, और एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी का मतलब ये होता है हमारे लंग्स का। अगर इन सब में एडिमा हुआ होता तब हम इस कंडीशन में हम लूप डायूरेटिक्स प्रोवाइड करेंगे। फिर अगला है हमारा थायाजाइड। अब थायाजाइड क्या है इसके बारे में देखते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट एडिमा, कार्डियक फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स। माइल्ड टू मॉडरेट, अगर ये माइल्ड टू मॉडरेट मतलब सबसे लो से अगर हाई हो रहा है एडिमा, तो हमारा उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन को प्रोवाइड करेंगे। फिर हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज एंड कैल्शियम स्टोन। अगर हाइपरटेंशन हो मतलब बीपी अधिक हो तब, डायबिटीज हुआ हो, अगर कैल्शियम स्टोन होता है तब इस कंडीशन में हम इस मेडिसिन को यूज़ करेंगे। फिर अगला है हमारा एक्यूट रीनल फेलियर ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी और ट्रोमा टू प्रिवेंट आर ट्रीटेड इंक्रीज आईसीपी। मतलब कह रहा है इंट्राक्रैनियल प्रेशर फेलियर ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग सर्जरी, अगर लंबे समय तक सर्जरी हुई है तो उस कंडीशन में एक्यूट रीनल फेलियर हुआ है। फिर इसके बाद ट्रोमा से इन सबसे प्रिवेंट करने के लिए हम इस मेडिसिन का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद अगला आता है हमारा कार्बोनिक इनहिबिटर्स, ग्लूकोमा, एपिलेप्सी, एक्यूट मोशंस सिकनेस एंड पीरियोडिक पैरालिसिस। मतलब कह रहा है कि ग्लूकोमा जो होती है हमारे आई का एक डिसऑर्डर होता है। इसमें जो होती है हमारा जो ऑप्टिक नर्व्स होती है वो डैमेज हो जाती है, तो उस कंडीशन में इस ड्रग्स को प्रोवाइड करेंगे। एपिलेप्सी अगर मिर्गी आता है तो उस कंडीशन में देंगे। एक्यूट मोशन सिकनेस, अगर जो पेशेंट होता है उसके अंदर जो मोशन की प्रॉब्लम होती है, मतलब जो मूवमेंट होता है बहुत कम होती है, नहीं कर पाता उतना, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद पीरियोडिक पैरालिसिस, अगर पेशेंट पीरियोडिक पैरालिसिस हुआ है तो उस कंडीशन में ये ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। अब हम बात करते हैं पोटेशियम डाईयूरेटिक्स के बारे में। तो इसमें हम कौन कौन से कंडीशन में प्रोवाइड कर देंगे। तो पहला जो है हमारा है हाइपरटेंशन एडिमा कंबाइंड विथ फ्रूसेमाइड, थायाजाइड रेड्यूस पोटेशियम लॉस बाय द एजेंट। मतलब पहले क्या है, हाइपरटेंशन के कंडीशन में एडिमा हुआ है तो फिर कंबाइंड विद फ्रूसेमाइड, थायाजाइड रेड्यूस पोटेशियम लॉस बाय द एजेंट। मतलब कह रहा है हाइपरटेंशन कंडीशन में हम इस ड्रग्स का यूज़ करेंगे। एडिमा हुआ है या कंबाइंड विथ फ्रूसेमाइड के कंडीशन में थायाजाइड रेड्यूस, ये थायाजाइड जो होती है वो क्या कहते हैं पोटेशियम लेवल को रिड्यूस करता है, लॉस बाय द एजेंट। जो एजेंट के द्वारा, जो ड्रग्स के द्वारा पोटेशियम लेवल लॉस हो रहा है उसको कम करने का काम करता है। फिर अब हम बात करते हैं इस डायूरेटिक्स की कुछ एग्जांपल है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो है हमारा है फ्यूरासेमाइड जो होती है वो हम यूज़ करेंगे 20 mg पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। फिर अगला है हमारा टोरासेमाइड जो होती है वो हम
5 to 10 mg ओरली या फिर आईवी हम प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, ओडी मतलब 1 टाइम अ डे। फिर उसके बाद क्लोरोथायाजाइड, ये जो ड्रग्स होती है उसको हम 500 to 1000 mg प्रोवाइड करेंगे। उसको हम या तो आईवी दे सकते हैं या फिर ओडी, दोनों तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। और आईवी प्रोवाइड करेंगे, और जो ओडी का मतलब 1 टाइम अ डे, एक दिन में एक बार प्रोवाइड करेंगे। आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस। फिर उसके बाद अगला है हमारा हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। ये जो हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड जो ड्रग्स होती है, इसका यूज़ हम 25 to 50 mg देंगे, ओडी मतलब 1 टाइम अ डे। फिर उसके बाद है बेंजथायाजाइड, ये इसका जो अमाउंट है इसको हम 20 mg प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद मैनीटोर जो है वो 5 to 100 mg प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद है एसिटाजोलामाइड जो ड्रग्स होती है, ये एक 125 to 250 mg ओरली प्रोवाइड करेंगे, मतलब 125 से 250 mg प्रोवाइड करेंगे, वो भी ओरली प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद अगला है हमारा स्पाइरोनोलैक्टोन। ये जो ड्रग्स होती है इसका यूज़ हम 25 to 200 mg प्रोवाइड करेंगे एक दिन में। फिर उसके बाद एमिलोराइड्स 5 to 100 mg ओडी मतलब 1 टाइम अ डे। ये सब सारे ड्रग्स हैं जो कि हम डायूरेटिक में यूज़ करते हैं, और इसके कितना कितना अमाउंट में देना है ये है। फिर उसके बाद अब बात हम करते हैं इसके कंट्रा इंडिकेशन के बारे में, मतलब ये जो ड्रग्स होती हैं, ये सारे ड्रग्स को हम कब कब पेशेंट को नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो पहला जो है वो हमारा है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स जो होती है, हम कौन कौन कंडीशन में पेशेंट को नहीं देंगे? इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, सीएसएफ, पल्मोनरी कंजक्शन एंड एडिमा। अगर पेशेंट को इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो रही है, मतलब क्रेनियल के अंदर, ब्रेन के अंदर अगर किसी तरीके का ब्लीडिंग हो गया, ट्रोमा हो सकता है, या हेमरेज के कारण अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को ये ड्रग्स नहीं प्रोवाइड करेंगे। यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शंस, अगर यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, मतलब जो हमारा यूरिनरी ट्रैक होता है, जो के थ्रू जहाँ हमारे यूरिन ट्रैक के अंदर किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को ये प्रोवाइड नहीं करेंगे। सीएसएफ की प्रॉब्लम है तब हम नहीं देंगे। पल्मोनरी कंजक्शन के कंडीशन में और एडिमा, अगर ये सारी कंडीशन पेशेंट के अंदर देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में हम ऑस्मोटिक ड्रग्स का यूज़ नहीं करेंगे। फिर अगला है लूप डायूरेटिक्स का यूज़ हम कब कब नहीं करेंगे? हाइपरनेट्रीमिया, सीवियर सोडियम एंड वाटर डिप्लेशंस, हाइपोकैलेमिया एंड रीनल डिजीज। अगर पेशेंट को हाइपरनेट्रीमिया हुआ है, नेट्रीमिया का मतलब होता है सोडियम लेवल, अगर पेशेंट के बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल कम हुआ है, तो उस कंडीशन में हम नहीं करेंगे सीवियर सोडियम एंड वाटर डिप्लेशन। वही सोडियम का एंड वाटर का बॉडी के अंदर कम हुई हो गई है, तो उस कंडीशन में ये ड्रग्स यूज़ नहीं करेंगे। हाइपोकैलेमिया, अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल अगर कम हुआ है, तो उस कंडीशन में नहीं देखेंगे। एंड रीनल डिजीज, अगर उसके अंदर रीनल डिजीज किसी भी तरीके का किडनी प्रॉब्लम है, किडनी डिजीज है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को नहीं प्रोवाइड करेंगे। फिर अगला है पोटेशियम जो होती है वो हाइपरकैलेमिया एक्यूट आर प्रोग्रेसिव रीनल इंसफिशियंसी। अगर पेशेंट को हाइपरकैलेमिया हो या फिर एक्यूट प्रोग्रेसिव रीनल इंसफिशियंसी हो, मतलब कि हाइपरकैलेमिया मतलब कैल्शियम का लेवल अगर बॉडी के अंदर अधिक हो गया हो तब, या फिर उसके बाद रीनल इंसफिशियंसी की प्रॉब्लम हुआ है तब, उस कंडीशन में हम पेशेंट को ये ड्रग्स नहीं यूज़ करेंगे। फिर अगला है हमारा थायाजाइड। ये जो थायाजाइड ड्रग्स है, अब हम इसके बारे में देखते हैं कि कब यूज़ नहीं करना है, इसकी कंट्रा इंडिकेशन क्या है। तो सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट, हिपैटिक इम्पेयरमेंट, हाइपर सेंसिटिविटी, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। मतलब कह रहा है सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट, अगर रीनल के अंदर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हुआ है, सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को नहीं प्रोवाइड करेंगे। हिपैटिक इम्पेयरमेंट मतलब जो हमारा लीवर होता है उसके अंदर प्रॉब्लम हुआ है, तो उस कंडीशन में हम नहीं पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी, अगर इस ड्रग्स का पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी होती है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को ये ड्रग्स का यूज़ नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, अगर प्रेग्नेंट वुमेन को और जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं जो बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो उन सब पेशेंट को ये ड्रग्स का यूज नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो पहला है हमारा मॉनिटर यूरिन आउटपुट बीपी ऑरली चेक फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। मतलब कह रहा है कि पेशेंट का हम हर घंटे में उसके मॉनिटर करेंगे, यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करेंगे कितना यूरिन वो आउटपुट किया है, और फिर उसके बाद द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में भी पता करेंगे। जैसे कि जब हम यूरिन के आउटपुट के बारे में पता करेंगे तो इसमें हम इसके बाद हमें जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है इसके बारे में हमें पता चल जाएगा। फिर उसके बाद है ऑप्टेन वाटर साइन। फिर उसके बाद उसके अंदर वाटर साइन हम चेक करेंगे कि हम वो कितना वाटर को यूज लिया है और कितना आउटपुट किया है इसके बारे में चेक करेंगे। फिर उसके बाद मॉनिटर लेबोरेटरी वैल्यू। फिर उसके बाद जो लेबोरेटरी वैल्यू होती है, जब हम यूरिन जो पास आउट कर रहा है उसकी हम एग्जामिन करेंगे लैब के अंदर, तो उसको उसमें पता चलता है कि उसकी कंडीशन क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर क्या किस तरीके का प्रॉब्लम है, ये सारे इन सब के बारे में हम चेक करेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जर्व फॉर चेंजेस इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, डिजीनेस, fatigue and the hypotension because reduction in blood volume due to the diuretic therapy may produce changes in level of the consciousness। पेशेंट को हम ऑब्जर्व करेंगे, उसके कॉन्शियसनेस के बारे में चेक करेंगे, डिजीनेस करेंगे, फटीग एंड हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। जिससे कि जो हम डायूरेटिक्स अगर पेशेंट को प्रोवाइड किए हैं तो उसमें क्या होता है, जो डायूरेटिक्स अगर पेशेंट लेते हैं तो उसकी जो यूरिन की फ्रिक्वेंसी होती है बढ़ जाती है, मतलब वो बार बार यूरिन पास आउट करता है। तो उससे क्या होता है, बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, जिससे हम पेशेंट को देखने को मिल सकता है, उसको कॉन्शियसनेस भी चेंज हो सकती है, उसकी डिजीनेस भी हो सकता है, फटीग देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम उसको पेशेंट को बार बार ऑब्जर्व करते रहेंगे। फिर उसके बाद आता है ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। फिर हम पेशेंट के को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को चेक करेंगे कि अगर उस ड्रग्स का कोई उसको हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है तो हम उस ड्रग्स का यूज़ नहीं करेंगे। थैंक यू।